Hello students, welcome back to my channel Chemistry with Priya. So students, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट दी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसके बेसिस पे उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे या कंक्लूजन क्या था। तो कंक्लूजन के बेसिस पे उसने कहा था कि जो एटम है, एटम में आपका दो पार्ट होते हैं, वन इज द न्यूक्लियस एंड अनदर वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस आपके एटम के सेंटर में स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है जिसके अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था वो आपका एक मेजर थिंग एटम की नहीं बता पाया था, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यानी जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, विच इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एटम में क्या लिमिटेशन आई जिसकी वजह से ये हुआ कि ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर आपके बोर मॉडल ऑफ एटम की आपकी डिस्कवरी, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बेटा क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था बेटा उसको कोरिलेट किया गया था, उसको कंपेयर किया गया था विद द सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसको किसके साथ कंपेयर किया गया था, सोलर सिस्टम के साथ। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ आपके जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो घूमते हैं। तो उसी तरह ये बोला गया कि एटम में भी क्या होता है, आपका सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में, दैट इज द सोलर सिस्टम एंड द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इन दोनों में दो मेजर डिफरेंसेस थे, ठीक है। दो मेजर डिफरेंसेस थे। जो पहला डिफरेंस था इन दोनों में वो क्या था, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है बेटा, इस सोलर सिस्टम में जो बॉडीज आ रही है वो है सन एंड प्लैनेट, ठीक है। जबकि जो एटम है, एटम में जो हमारी बॉडीज आ रही है वो आ रही है आपकी न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमारा क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, ठीक है। तो जो आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की, ठीक है। जबकि एटम में हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की। एंड न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सोलर सिस्टम में क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सोलर सिस्टम में ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको कौन अपोज करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसीलिए आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एक ही प्लेस पे आपके एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलिफाई, कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो लॉ ऑफ मोशन हमारा यहाँ यूज नहीं होगा एटम में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई होता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में। पहला डिफरेंस तो ये है दैट सन एंड द प्लैनेट्स आर द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज वेयर न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन वहां क्या है, एप्लीकेबल है। वेयर एज एटम यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है जहां पे न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। ये पहला डिफरेंस था। जो दूसरा डिफरेंस था यहाँ पे वो क्या था, चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करूं, सो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी वेयर एज प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और वहीं पे अगर मैं सन और प्लैनेट की बात करूं तो सन और प्लैनेट आर अनचार्ज्ड बॉडीज। सन और प्लैनेट जो है वहां पे वो क्या है, आपकी अनचार्ज्ड बॉडीज है, जबकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो है यहाँ पे क्या है, चार्ज्ड बॉडी है,
ठीक है। सो ये जो दो मेजर डिफरेंस थे, इसके बेसिस पे ये कहा गया कि हम सोलर सिस्टम को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर सिस्टम में मैक्रोस्कोपिक एंड अनचार्ज्ड बॉडीज आती हैं, जबकि एटम के अंदर हमारी माइक्रोस्कोपिक एंड चार्ज्ड बॉडीज आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और थ्योरी आई बेटा, दैट इज मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, मैक्सवेल ने यहाँ पे एक और थ्योरी दी जिसका नाम क्या था हमारा, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है। और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब भी कोई एक चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब भी एक चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी बॉडी के फील्ड ऑफ फोर्स में रिवॉल्व करती है, ठीक है, फोर्स जो दूसरा बॉडी है, यहाँ पे एक क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मेरी क्या है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी क्या कर रही है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, न्यूक्लियर फील्ड ऑफ, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी न्यूक्लियर के फील्ड के, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फील्ड है उसके अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जब भी कोई एक चार्ज बॉडी फोर्स ऑफ फील्ड, ठीक है, यानी एक न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स, कोई भी आपका फोर्स है उसके एरिया के अंदर, उस फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई एक चार्ज बॉडी किसी भी आपका फोर्स ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स के अंदर आपका क्या करती है, मूव करती है, तो वहां पे वो क्या करती है, एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली रिलीज करती है, एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी वो क्या करती है, रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज बॉडी है, वो न्यूक्लियर फील्ड के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो वहां पे कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी को क्या करेगी, आपका रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अगर वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली रिलीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे 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 क्या होगी बेटा, कम होगी। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर धीरे धीरे कम होगी बेटा, तो मान लो यहाँ पे मेरा क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक चार्ज बॉडी है, और ये जो चार्ज बॉडी है इस न्यूक्लियर फील्ड के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ये चार्ज बॉडी धीरे धीरे आपका क्या करेगी, एनर्जी को एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, तो इसका जो ये रेडियस है वो भी धीरे धीरे आपका क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, जिससे फाइनली ये कहाँ पे जाके गिर जाएगी, इन द इलेक्ट्रॉन, सॉरी इन द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे जाके गिर जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा आपका न्यूक्लियस में जाके, और एटम वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में आपका जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रिवॉल्व करता है, और जहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या रहता है, वहीं पे रहता है। ठीक है, तो यानी कि एटम वहां पे क्या रहता है, आपका स्टेबल रहता है। तो जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में ये जो था आपका, इसके थ्रू, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के थ्रू हम नहीं कह सकते कि एटम आपका स्टेबल क्यों है। यस, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, लेकिन वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट का जो पाथ है वो चेंज क्यों नहीं करता, वो फिक्स्ड क्यों रहता है, ये आपका रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसीलिए हमने कहा कि रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो क्या था, दैट इट डजंट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्लियर बेटा, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और इसी ड्रॉबैक के बेसिस पे आपका जो नेक्स्ट मॉडल आया, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।